हेलो एवरीवन। तो हम लोग देख रहे थे क्लास 12 फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे पहले उन क्वेश्चंस का सोल्यूशन देख रहे थे। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वो बना दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उनको देख सकते हैं। तो इस सेट में हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स 1.6 इंटू 10 की पावर -16 न्यूटन इन आई कैप डायरेक्शन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज़, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डिफाइन एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक, अब जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है आई कैप डायरेक्शन में। कितना लग रहा है? वो लग रहा है 1.6 इंटू 10 की पावर -16 न्यूटन। इसको डिवाइड कर देंगे, चार्ज से चार्ज है इलेक्ट्रॉन का जो कि है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अच्छा, फिर इस समय जो जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी में गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन में ये जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लगाएंगे माइनस का। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, मतलब माइनस के आई कैप में, जो कि हो जाएगी ऑप्शन बी, माइनस का 1 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलाम। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर नहीं है? वोल्टेज स्केलर होती है, पावर स्केलर है, रेजिस्टिविटी भी स्केलर है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि द करंट डेंसिटी ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज गिवन बाई। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ करंट क्या होती है, आई इज इक्वल टू वी ना, इस तरह से याद करिए, VENA। ठीक है, VENA इस तरह से याद कर लिए, ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, आई इज इक्वल टू वी ना, नॉर्मली लिखते हैं आई इज इक्वल टू NA VD क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन अगर ये इक्वेशन याद नहीं होती तो आप इस तरह से याद कर लिए, आई इज इक्वल टू वी ना। ठीक, तो करंट डेंसिटी होती है J इज इक्वल टू I बाई A, है ना। तो यहाँ से ये जो एरिया है ये अपॉन में आ जाएगा, तो आई बाई ए हो जाएगा, तो जिसे बोलेंगे जे, तो जे इज टू हो जाएगा NEV। ठीक है, तो ये हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, और यही इसमें पूछा गया है, तो इसमें NEA। ठीक है, NE ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऑप्शन डी ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट अ वेरिएशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड अ स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर ऑफ रेडियस ए एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर। अब ये क्वेश्चन समझिए, मतलब ये कह रहे हैं कि ये कोई एक वायर है, ठीक है, इससे आर डिस्टेंस पे, इसमें करंट आई फ्लो हो रही होगी, इससे आर डिस्टेंस पे, ठीक है, आर डिस्टेंस, इसकी रेडियस ए है, ठीक है, आर आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगी वो क्या होगी? वो होगी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर, यानी कि बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, ये होगी। ठीक, उसमें से वो कह रहे हैं कि ये जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से करेक्ट ग्राफ कौन सा है? बी वर्सेस आर का। ठीक, तो बाहर तो होगी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, लेकिन अंदर अगर इस कंडक्टर के अंदर की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? वो होती है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे आर बाई 2, यानी कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यानी कि जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे इसका को, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। अगर हम लोग ये बनाते हैं बी एक्सिस, ये बनाते हैं आर एक्सिस, तो अल्टीमेटली तो फील्ड जीरो होनी है इनसाइड, ठीक है, सेंटर पे तो जीरो होनी है, लेकिन जैसे जैसे ये सेंटर से डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे डायरेक्टली रिलेशन है क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। तो क्योंकि स्टार्टिंग में जब तक हम लोग इसकी रेडियस तक नहीं पहुंच जाते हैं, मतलब स्टार्टिंग में रेडियस क्या थी? ए है ना, ए, ठीक है, तो जब तक हम लोग ए तक नहीं पहुंचे, ये डिस्टेंस ए है, जब तक ए तक नहीं पहुंच जाते तब तक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती रहेगी, तो कुछ इस टाइप से बढ़ेगी ऐसे। ठीक, उसके बाद जब ए तक पहुंच जाएंगे तो उसके बाद इन्वर्सली रिलेशन फॉलो हो रहा है, यानी कि बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, तो उसके बाद फिर इस तरह से घटेगी। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें देखिए ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक तो मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से बढ़ेगी, ठीक है, उसके बाद इस टाइप से घटेगी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपको लगाना है वो सी, ठीक है, वो लगाना है। कुछ लोग ये लगा देंगे, कुछ लोग उसमें डी लगा देंगे, लेकिन ये नहीं लगाना है। ठीक है, इन्वर्सली का जो रिलेशन होता है उस टाइप से ग्राफ बनता है, लेकिन स्टार्टिंग में तो डायरेक्टली रिलेशन गिवन है ना, डायरेक्टली होगा, क्योंकि जो थिक वायर होता है, जैसे ये एक थिक वायर है, ये एक थिक वायर है, तो अगर डिस्टेंस इसके अंदर जाए, अगर हम लोग अंदर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप से मिलेगी, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे आर बाई 2, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली डिपेंड करती है रेडियस पर, मतलब डिस्टेंस पर, सेंटर से डिस्टेंस है ये आर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इज इक्वल टू v नॉट एक्स आई कैप प्लस v नॉट वाई जे कैप एंटर इन अ रीजन विद अ मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू b नॉट जे कैप। मतलब इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगी जे कैप डायरेक्शन में, जो कि होगी b नॉट जे कैप, और एक जो चार्ज पार्टिकल है वो इस प्लेन में, आई और जे के प्लेन में v नॉट एक्स आई कैप प्लस v नॉट वाई जे कैप से मूव कर रहा है। ठीक है,
जिसमें इसका एक कंपोनेंट वेलोसिटी का एक कंपोनेंट v नॉट x ऐसे है, एक कंपोनेंट v नॉट y इस टाइप से है, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट होगा इस वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, जो कि होगा q v क्रॉस b, ठीक है, जिससे ये चार्ज इस परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ऊपर की साइड, मतलब आउटसाइड द प्लेन, ये एक फोर्स लगेगा इस पर, और ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी ये इसको आगे की तरफ मोशन लेके जाएगा, मतलब जे का डायरेक्शन में आगे की तरफ लेके जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट इसको प्लेन में आउटसाइड एक फोर्स लगाएगा। तो इस तरह से ये एक हेलिकल पाथ पर मोशन करने लगेगा, ठीक है। और इसी जे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगी हुई है, तो जो चार्ज होगा उस पर, अगर ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में से फोर्स लगेगा, तो ये और फास्ट मूव, मतलब और फास्ट मोशन करेगा हेलिकल पाथ में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हेलिक्स विद कांस्टेंट पिच, ये नहीं हो सकता, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, हेलिक्स विद इंक्रीजिंग पिच, ठीक है। अगर ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगी होती इसमें, क्योंकि क्वेश्चन में बोला भी गया है ना कि आफ्टर सम टाइम एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट जे कैप इज ऑल्सो स्विच ऑन द रीजन, तो इससे क्या होगा, पहले तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी होती तो ये कांस्टेंट मोशन, मतलब कांस्टेंट स्पीड से हेलिकल मोशन कर रहा होता, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जे डायरेक्शन में लग गई है। और बेसिकली चार्ज पार्टिकल अगर ये मेंशन नहीं किया गया है कि वो निगेटिव है, अगर रैंडम बोला गया कि कोई भी चार्ज क्यू है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज ही ले कंसीडर करके चलते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर लग गई, तो चार्ज भी इधर जा रहा है, तो इस पर चार्ज की जो स्पीड होगी वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव जो चार्ज होता है उस पर फोर्स लगता है F इजकल टू क्यू इंटू ई, ठीक है। तो इस पर एक क्यू ई फोर्स भी लग जाएगा ऊपर की डायरेक्शन में, जिस वजह से क्या होगा, इसकी जो ऊपर की तरफ जाने की स्पीड है वो बढ़ जाएगी, जिससे कहते हैं कि इंक्रीजिंग पिच के साथ आगे बढ़ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हेलिक्स विद इंक्रीजिंग पिच। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एन इंडक्टर, अ कैपेसिटर एंड रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, जिसे बोलते हैं LCR सर कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, ठीक है। AC सोर्स वोल्टेज लगा हुआ है सीरीज में, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज डिक्रीज ग्रेजुअली देन द रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि पहली बात तो एक LCR सर्किट बना हुआ है, उसमें क्या कर रहे हैं कि ये लोग फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे घटा रहे हैं। तो हम लोगों ने जब ग्राफ बनाया था इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो देखा था इस तरह से कुछ कर्व मिला था हम लोग को, है ना। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसे बोलते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी, F मिनिमम। इस फ्रीक्वेंसी पर जो इम्पीडेंस मिलता है उसे बोलते हैं ये F मिनिमम नहीं होगा, इसे बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसे बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी पे जो इम्पीडेंस होता है वो मिनिमम मिलता है, ठीक है। अब जब ये फ्रीक्वेंसी अच्छा, ये जो रीजन होता है, ये रीजन, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रीजन, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रीजन, ठीक है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ऐसे घट रही होती है, लेफ्ट डायरेक्शन में चलेंगे, फ्रीक्वेंसी अगर ये घट रही है धीरे धीरे, तो क्या होगा कि इस रीजन में जो होता है XC डोमिनेट करता है, इस रीजन में XL डोमिनेट करता है, और XC छोटा होता है, इस रीजन में XC डोमिनेट करता है, XL छोटा होता है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे यहाँ से फ्रीक्वेंसी घटेगी, तो क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो क्या होगा, वो बढ़ेगा, और इंडक्टिव रिएक्टेंस घटेगा, कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस होगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इस टाइप का क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो लगभग कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था, बस कुछ कंसेप्ट हल्का सा उसमें चेंज था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी पेपर्स में या डिफरेंट सेट में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कंसेप्ट ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का कंसेप्ट क्या पता 3 मार्क्स में कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे, क्या पता ये ग्राफ ड्रॉ करने को ही बोल दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज टू किल जर्म इन वाटर प्यूरीफायर आर कॉल्ड। तो आपने देखा होगा वाटर प्यूरीफायर जो फायर होता है उसमें वायलेट रंग की एक हल्की सी रोशनी निकलती रहती है, बल्ब लगा होता है, तो वो एक्चुअल में यूवी रेस होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट रेस। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कह रहा है कि इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट द इंटेंसिटी आई लाइट इज रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड ए ऑफ द वेव एस। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ए स्क्वायर, ठीक है, एंड आई बराबर होता है के ए स्क्वायर वेयर के इज अ कांस्टेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ द स्लिट इज हाफ एंड द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न विल बिकम। तो हम लोग जानते हैं जो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा डी बाई डी। अगर ये जो डी है, ये जो स्लिट की विड्थ है डी, ठीक है, ये डी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डी बाई 2। तो जो टोटल वेट है फ्रिंज की वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी डबल, क्योंकि हम लोग जब रखेंगे लैम्डा डी बाई 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। तो पहले से डबल हो गई थिकनेस, तो आंसर हो जाएगा ट्वाइस। तो मतलब अगर स्लिट की डिस्टेंस को आधा करते हैं तो जो फ्रिंज विड्थ जिसे बीटा बोलते हैं, बीटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दुगना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 10 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। इसमें कह रहा है कि अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन वाई एक्सिस एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन एक्स एक्सिस फॉर अ मेटल।
इस टाइप का एक ग्राफ प्लॉट है। वाई एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी नॉट और एक्स एक्सिस पर है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कुछ होगा रैंडम ग्राफ इस टाइप का। क्वेश्चन में कह रहे हैं अब कि द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू। ये कह रहे हैं कि इसका प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, स्लोप इसका हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, यानी कि tan थीटा इंटू ई इजगल टू क्या है, तो ये आपको बताया इससे पहले, तो आप ये रिजल्ट को याद रखिए। इजगल टू होता है प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ ग्राफ इनटू चार्ज इजकल टू होता है प्लैंक कांस्टेंट। ये आया कैसे, देखिए हम लोग जानते हैं कि ये जो इसका स्लोप मिला, अगर फ्रीक्वेंसी इंटू वी इंटू एफ करेंगे, मतलब वी नॉट डिवाइडेड बाई एफ करेंगे तो हम लोग को मिलता है स्लोप, है ना। ये टर्म डिवाइडेड बाई ये टर्म स्लोप आपको बताया ही कई बार, तो ये हो जाएगा वी नॉट बाई एफ इजकल टू स्लोप, जिसे हम लोग tan थीटा कह रहे हैं, है ना। अच्छा, अब अगर इसमें दोनों साइड ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलेगा। अगर वर्क फंक्शन जीरो है तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं एच एफ अपॉन एफ इजगल टू tan थीटा इंटू ई, तो एफ एफ कैंसिल, तो स्लोप इंटू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, मतलब स्लोप एंड प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू एच, ये आंसर हो जाएगा एच। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं जो इंसिडेंट एनर्जी ऑफ क्या कहते हैं फोटोन होगी वो एच एफ होगी, जो कि वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी जो कि ई वी नॉट के रूप में यूज़ होगी। ग्राफ बनाना है वी वर्सेस एफ के बीच में, तो हम लोग पहले वी को लिख लेते हैं, जो कि हो जाएगा ई वी नॉट इजगल टू एच एफ माइनस फाई है वर्क फंक्शन। ठीक है, हम लोग को वी नॉट एफ के वर्सेस में ग्राफ बनाना है, तो यहाँ से वी नॉट इजगल टू हो जाएगा एच बाई ई एफ माइनस फाई बाई ई। ठीक है, ये तो जो फाई बाई ई है इसे बोलते हैं इंटरसेप्शन, इससे हम लोग वर्क फंक्शन निकाल लेंगे इंटरसेप्शन, अगर ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो। ठीक, अब यहाँ से दिख रहा है कि वाई बराबर एम एक्स माइनस सी, एम क्या है स्लोप, तो स्लोप क्लियर दिख रहा है यहाँ से ग्राफ में। ग्राफ में देखिए आप क्लियर स्लोप लग रहा है, एम इजगल टू क्या है एच बाई ई, यानी कि स्लोप इजगल टू एच बाई ई। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है वो किसके बराबर है, मतलब मैं इसको अगर हम जो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मतलब ई से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू ई, तो इधर भी इंटू ई करना पड़ेगा, तो ई कैंसिल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इक्वल टू एच, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें कह रहा है कि लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6.4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, बोलना है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज अबाउट। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी एनर्जी इंसिडेंट हुई है एच एफ, वो यूज़ होगी वर्क फंक्शन में, जो कि है 2.14 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हम लोग को निकालना है ये के मैक्स। ठीक, तो कितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई ये पहले निकाल लेते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है ई इजगल टू एच एफ। ठीक, एच है 6.6 इंटू 10⁻−34, एफ है 6.4 इंटू 10⁻14। तो जब 6.4 और 6.6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आंसर मिलेगा 42 पॉइंट समथिंग, हम लोग अप्रॉक्सीमेटेड आंसर निकालेंगे। ठीक है, और ये 10⁻34 और ये 14, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा -20। ठीक, इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि ये जूल में मिला है ना, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻−19, और इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल से, तो बन जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको ये कट गया, और जब इसको करेंगे सॉल्व तो ये लगभग दे देगा, अगर ये डबल होता तो 2.2, लेकिन ये 1.5 है तो मान के चलिए आएगा 2.6 के आसपास। ठीक है, तो हम लोग को मिलकर टोटल एनर्जी जो इंसिडेंट हुई है वो 2.6 है, तो के निकालना है 2.14 माइनस कर देंगे 2.6 से, तो लगभग आंसर मिल जाएगा 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इमिटेड इन बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन बोहर मॉडल इज। ठीक है, तो देखिए अक्सर पूछा जाता है मैक्सिमम वेवलेंथ एंड मिनिमम वेवलेंथ के बीच में, लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी यूज़ कर दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं कोई और वजह होगी, देखते हैं। फिलहाल आपको याद रखिए मैक्सिमम वेवलेंथ एंड मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला। मैक्सिमम वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन के लिए, वो होता है n² n+1 का होल स्क्वायर बाई 2n+1 r। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं, बाकी अगर लेंदी ट्रिक से करना है तो वो तो आपको याद ही है, वो होता है 1/λ इजकल टू r 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। इससे आप कर सकते हैं, लेकिन जो बता रहे हैं अगर आप वो याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपके ईजिली हो जाएंगे। ठीक, लैंडा मिनिमम अगर निकालना है तो सिंपली कर दीजिए n² बाई r।
लैम्डा अगर ये मैक्स है तो मतलब एनर्जी क्या होगी उस टाइम, एनर्जी मतलब हो जाएगी मिनिमम, मतलब फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हो जाएगी मिनिमम। अगर लैम्डा मिनिमम है तो एनर्जी क्या होगी उस टाइम, एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी उस टाइम मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बीच में, लेकिन अक्सर पूछा जाता है वेवलेंथ को लेकर, फ्रीक्वेंसी को लेकर नहीं पूछा जाता है। लेकिन चलो हम लोग पहले वेवलेंथ का निकाल देते हैं, फिर उल्टा कर देंगे, फ्रीक्वेंसी का मिल जाएगा। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, बाल्मर सीरीज के लिए। बाल्मर सीरीज के लिए n बराबर होता है 2। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूले में n बराबर 2 रख देंगे तो लैम्डा मैक्स मिला हम लोग को, लैम्डा मैक्स इजकल 2 हो जाएगा, 2 रख देंगे तो हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 4 36, 36/5 लैम्डा। ठीक है, लैम्डा नहीं यहाँ पे होता है r। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे होता है r, तो ये हो जाएगा r। अगर लैम्डा मिनिमम निकालेंगे हम लोग, लैम्डा मिनिमम निकालने के लिए सिंपली 2 रख देंगे तो हो जाएगा 4/r। अब इनको डिवाइड कर देंगे 4/r। ठीक है, अब इनको जब डिवाइड कर देंगे तो मतलब लैम्डा मैक्स डिवाइडेड बाई लैम्डा मिनिमम करेंगे तो मिला 36/5 r इंटू r/4। तो ये r से r कैंसिल, ये हो जाएगा 9, तो आंसर यहाँ पे मिला 9/5। तो ये हो गया वेवलेंथ के रूप में। अगर फ्रीक्वेंसी के रूप में निकालना है तो इसको उल्टा कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई आंसर ही नहीं है 5/9, आंसर है 9/5। यानी कि इसमें ये थोड़ी सी एरर हो गई होगी, पूछा गया होगा वेवलेंथ को लेके। ठीक है, वेवलेंथ को लेके ही क्वेश्चन पूछा गया होगा, मतलब इस क्वेश्चन को जो भी अटेम्प्ट करता है उसको पूरा पूरा 1 मार्क्स मिल जाता है, भले ही वो गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर थी। तो बेसिकली आपको ये 2 फॉर्मूले जरूर याद करने हैं। लैम्डा मैक्स बराबर होता है n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2n+1r, और लैम्डा मिनिमम बराबर हो जाएगा n²/r। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आप जरूर याद कर लीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो आप डायरेक्ट मैक्सिमम या मिनिमम निकाल सकते हैं। जैसे अगर पूछा गया होता कि लाइमन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ क्या हो जाएगी, तो लाइमन के लिए n बराबर 1 होता है, तो आप यहाँ पे 1 रख दीजिए, मैक्सिमम निकाल दीजिए, और n बराबर 1 रख के आप मिनिमम भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि एट सर्टेन टेम्परेचर इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन इज 1.5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब व्हेन इट इज डोप्ड विथ ट्राईवैलेंट डोपेंट होल कंसंट्रेशन इंक्रीज। देखो ट्राईवैलेंट अगर डोपेंट इसमें डोपिंग करेंगे तो बन जाएगा पी टाइप, एंड होल का जो कंसंट्रेशन होगा वो बढ़ जाएगा। वो कितना हो गया, अब पहले 1.5 था, बढ़ के हो गया 4.5 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब। इन द डोप्ड सेमीकंडक्टर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनी विल बी। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड करना है एनी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एनी इंटू NH बराबर होता है ni²। ठीक है, अब ni² कहाँ से लेके आए, लेकिन ये जो फॉर्मूला वैलिड होता है फॉर एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, ये ध्यान रखिए एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर के लिए होता है। ठीक है, बट स्टार्टिंग के जो स्टेटमेंट में जाइए, देखिए वहाँ क्या कह रहा है इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन इज दिस। और जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ होल बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। यानी कि इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर क्या हो जाएंगे, वो सिंपली यही हो जाएंगे जो गिवन है 1.5 इंटू 10⁻16, है ना। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन जो पूछ रहा है, तो ये एन इजकल टू हो जाएगा ni का स्क्वायर डिवाइडेड बाई NH। ठीक, ni कितना हो गया 1.5 इंटू 10⁻16 हो गया, इसका स्क्वायर कर देंगे, और NH कितना हो गया, NH हो गया 4.5 इंटू 10⁻22। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻32, और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 4.5 इंटू 10⁻22 से। तो ये पॉइंट हटा, ये हटा, ये हो जाएगा 3, ये इसको जब काटेंगे आ जाएगा 2, तो लगभग मिलेगा यहाँ पे 5 इंटू 10⁻7। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि इफ़ PN जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस देन इट्स पोटेंशियल बैरियर इज इंक्रीज। ठीक है, अगर रिवर्स बायस में कर देते हैं तो पोटेंशियल बैरियर का मतलब होता है कि जो ये PN जंक्शन बना था, ये यहाँ पे बना था PN जंक्शन, ये था P टाइप, ये था N टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर बन गई थी, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो होता है पोटेंशियल बैरियर। अगर ये रिवर्स बायस में कर देंगे, मतलब यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से इसको ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा रिवर्स बायस। इस टाइम जो इसकी वेट होगी ये बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, द पोटेंशियल बैरियर इज रेस्ड। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें कह रहा है कि अ वोल्टेज सिग्नल इज डिस्क्राइब्ड बाई V बराबर V0 फॉर 0 से हाफ टाइम के लिए एंड 0 फॉर हाफ टाइम से अदर हाफ टाइम के लिए। ठीक है, तो ये जो सिंपली एक साइनोसाइडल टाइप फंक्शन होता है। ठीक है, तो अगर इसका RMS वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी होती है तो इसमें सिंपली याद रखिए V0/√2। अगर यहाँ पे कोई और फंक्शन गिवन हो तो I गिवन होता तो हो जाता I0/√2। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रखिए। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर अ साइकिल इट्स RMS वैल्यू इज V0/√2। अब देखते हैं इसमें असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन।
तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, इसमें कह रहा है कि व्हेन क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज कांस्टेंट, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, जैसे जैसे सेल यूज होता रहता है उसकी कंसंट्रेशन कम होती रहती है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें रीजन में जो गिवन है, रीजन में लिखा है कि आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट रिमेन्स सेम ड्यूरिंग द यूज ऑफ सेल। ये भी गलत। ठीक है, सेम नहीं रहता, जैसे जैसे सेल यूज होगा तो आयनिक कंसंट्रेशन डिक्रीज होती रहती है, तो ए भी गलत, आर भी गलत। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें कह रहा है कि व्हेन अ रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग अ स्टेडी करंट इज डबल्ड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट बिकम 4 टाइम। बिल्कुल सही ऑप्शन, बिल्कुल सही है सरसन। जैसे मैग्नेटिक मोमेंट इजकल टू एम इजकल टू होता है ए इंटू आई, जो ए है वो एरिया ऑफ सर्कुलर लूप है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि अगर रेडियस डबल हो जाएगी तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, वो 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि जो रेडियस डबल हो जाएगी मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू आई। आर डबल हो रहा है तो मतलब मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जा रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो 2r का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आई, यानी कि 4 इंटू एम, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट हो गया 4 टाइम हो गया। तो इसमें जो रीजन में लिखा है कि द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ सर्कुलर लूप कैरिंग अ स्टेडी करंट इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लूप। सही है। ठीक है, यानी कि ए एंड आर राइट एंड रीजन आर द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द असर्शन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि द न्यूक्लियस ऑफ एक्स इज मोर स्टेबल देन द न्यूक्लियस ऑफ वाई। ठीक, कह रहा है कि रीजन में एक्स कंटेन मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये रीजन तो गलत हो गया, क्योंकि देखिए एक्स कंटेन मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन से नहीं डिसाइड होगा कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। द न्यूक्लियस एक्स इज़ मोर स्टेबल देन द न्यूक्लियस वाई, क्योंकि इसमें जो n/p रेशियो है वो लगभग 1 के आसपास जब पहुंचता है तो न्यूक्लियस मोर स्टेबल होता है। अब इसमें कितना, देखिए एक्स में कितने हैं, 3 प्रोटॉन हैं और 4 न्यूट्रॉन हैं। ये 4/3 का रेशियो लगभग 1 के आसपास पहुंचेगा। और ये वाई वाले में क्या है कि 3 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो इसका जो रेशियो है वो 1 से थोड़ा सा दूर है अभी, तो जो मोर स्टेबल होगा वो 4/3 वाला होगा, यानी कि एक्स जो होगा ये मोर स्टेबल होगा। तो असर्शन तो करेक्ट है लेकिन रीजन रॉन्ग है। अब देखते हैं इसमें अगला सेट, जो कि है 5541 सेट 1। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कह रहा है कि 2 चार्ज Q1 एंड Q2 आर प्लेस एट अ सेंटर ऑफ 2 स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। द सेल आर अरेंज सच दैट देयर सेंटर आर D, जो कि R1 प्लस R2 से बड़ा है, मतलब D है R1 प्लस R2 से बड़ा है। कह रहे हैं कि द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज। तो देखिए जो Q1 चार्ज है वो R1 स्फेयर के सेंटर पे है। ठीक, ये Q1 यहाँ पे है और ये Q2 यहाँ पे है। ठीक है, ये इनकी रेडियस R1, इनकी रेडियस R2। तो जब क्या होगा कि इस पे जो चार्ज Q1 होगा वो होगा तो इसके सरफेस पे, लेकिन कंसीडर किया जाएगा पॉइंट चार्ज जो कि सेंटर पे रखा गया है। उसी तरह Q2 भी इसके सरफेस पे होगा लेकिन कंसीडर किया जाएगा एज इसके सेंटर पे रखा है। ये जो इनके बीच के सेंटर के बीच की डिस्टेंस है वो है D, तो सिंपली फोर्स हो जाएगा F इजकल टू K Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए। अब इसमें जो ज़्यादा दिमाग चला रहा होगा वो सोच रहा होगा कि ये R1 है या R2 है, चार्ज तो इनके सरफेस पे है और बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी R1, हो जाएगी D माइनस R1 प्लस R2, है ना। तो वो क्या लगा रहा होगा, वो ये वाला आंसर लगा रहा होगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, कूलम नियम में जो लगता है वो लगता है 2 पॉइंट चार्ज के लिए, और इनके स्फेयर पे अगर यहाँ पे चार्ज है तो वो कंसीडर किए जाते हैं कि ये एज अ सेंटर पे रखे हुए हैं सारे चार्ज। और इसमें पहले ही बोल दिया है Q1 इज प्लेस एट अ सेंटर, वो सेंटर पे रखा है Q1, चार्ज तो इसके सरफेस पे ही होगा लेकिन कंसीडर किया जाएगा कि दीज ऑल चार्ज प्लेस एट अ सेंटर। तो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे, जब पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे तो सिंपली फोर्स होगा F इजकल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद स्पीड v, इट डिस्क्राइब अ सेमी सर्कुलर पाथ एंड कम आउट ऑफ द फील्ड, द फाइनल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब कोई इलेक्ट्रॉन v स्पीड से किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो जो मैग्नेटिक फोर्स उस पर लगता है वो उसकी डायरेक्शन को सिर्फ टर्न करने का काम करता है। ठीक है, वो उसकी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकता है, तो स्पीड जो हो जाएगी फाइनल वो v ही होगी। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 उसमें कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइन नियर अ सब्सटेंस आर सोन इन द फिगर, द सब्सटेंस इज। देखिए ये जो सब्सटेंस रखा गया इससे मैग्नेटिक फील्ड रिपेल होने लगी ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जब रिपेल हो रही होती है इसका मतलब वो सब्सटेंस है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसका डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। बता दे रहे हैं आपको, जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो होती है निगेटिव। ठीक है, पैरामैग्नेटिक होते हैं उनकी होती है पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है म्यू आर, वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए 1 से स्लाइटली बड़ी होती है, और जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनकी जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है वो 1 से
छोटी होती है थोड़ी, और जो फेरो होते हैं उनकी 1 से काफ़ी बड़ी होती है रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कह रहे हैं कि आई वर्सेस टी, करंट वर्सेस टाइम का 4 ग्राफ गिवन है 4 डिवाइस के लिए पी क्यू आर एस। ठीक है, तो इसमें से कौन सी करंट अल्टरनेटिव है? तो हम लोग देख रहे हैं जो ये एस वाला कर्व है, ये समय के साथ क्या हो रहा है, समय के साथ इसमें इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जो एस वाली डिवाइस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द डिवाइस इन विच एन अल्टरनेटिंग करंट फ्लो इज, वो हो जाएगा आंसर एस। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड इन रडार सिस्टम, वो होती है माइक्रोवेव। ठीक है, अच्छा, सेलुलर कम्युनिकेशन मतलब टेलीफोन कम्युनिकेशन में रेडियो वेव यूज़ होती हैं, और रडार कम्युनिकेशन में माइक्रोवेव यूज़ होती हैं। अच्छा, इनका आंसर पूछा जाएगा कि क्यों माइक्रोवेव यूज़ होती हैं? क्योंकि जो माइक्रोवेव्स होती हैं आर शॉर्टर वेवलेंथ देन द रेडियो वेव्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इन वाईडीएसई मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी बीटा। बीटा होता क्या है? बीटा होता है लैम्डा डी बाई डी। डी होता है स्क्रीन स्क्रीन एंड सोर्स के बीच की डिस्टेंस, और ये स्मॉल डी होता है वो स्लिट, जो दो स्लिट होती है उनके बीच की डिस्टेंस होता है। ठीक है, कह रहे हैं इफ एंटायर ऑपरेटस इज इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू देन न्यू फ्रिंज विड्थ विल बी। तो जैसे ही एंटायर सेटअप पानी में या जिस भी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है उसमें डुबोया जाएगा, तो जो वेवलेंथ होगी वो क्या, वो चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी न्यू वेवलेंथ लैम्डा डैश इज इक्वल टू हो जाएगी लैम्डा बाई म्यू, है ना। तो जो वोल फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंपली बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा बाई म्यू, है ना। ये हो जाएगा, यानी कि जो फ्रिंज होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, यानी कि फ्रिंज विथ डिक्रीज बाय फैक्टर म्यू, यानी कि बीटा बाई म्यू। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, फोटोन ऑफ एनर्जी 3.2 इंसिडेंट हुआ मेटल सरफेस पे। ठीक है, इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल फाउंड टू बी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल को ई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ठीक ठीक, तो ये हमें मिल गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं द वर्क फंक्शन फॉर द सरफेस इज, तो वर्क फंक्शन निकालना है। हमें वर्क फंक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी एनर्जी इंसिडेंट हुई है HF उससे माइनस कर देंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, हम लोग को वर्क फंक्शन मिल जाएगा। तो एनर्जी इंसिडेंट हुई 3.2 माइनस कर देंगे 1.5, तो हम लोग को मिल जाएगा 1.7। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर न्यूक्लियर फोर्स। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो कह रहा है कि दे आर स्ट्रॉन्गर देन द कूलम फोर्स, ये तो सही स्टेटमेंट है। जो ऑप्शन बी है उसमें कह रहा है दे हैव अबाउट द सेम मैग्नीट्यूड फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, हाँ लगभग लगभग सेम मैग्नीट्यूड होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। जो ऑप्शन सी है उसमें कह रहा है कि दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये बात गलत हो गई। ठीक है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं, तो ये जो इसमें कह रहे हैं नॉट ट्रू ढूंढना था, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा, ऑप्शन डी भी देख लेते क्या लिखा है। ऑप्शन डी में कह रहा है कि दे सैचुरेट एज द सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लियस इंक्रीज। ठीक है, हाँ, जैसे जैसे ये दो न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इंक्रीज होती रहती है, तो दे सैचुरेट एज मतलब इनकी सैचुरेशन प्रॉपर्टियाँ रहती है, और डिक्रीज होती है जब बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस रहती है तब भी इनमें सैचुरेशन प्रॉपर्टी आ रहती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन लूप ABC इज। अच्छा, ये लूप ABC गिवन है, इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बतानी है। अच्छा, ऐसे X to Y करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो जब राइट हैंड रूल से हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो आएगी ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ऊपर की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है मतलब ये करंट अगर बढ़ती है तो इसमें इस लूप में कुछ इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी कि ये जो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है वो ना हो, वो डिक्रीज हो जाए। इसके लिए से लूप में करंट इस तरह से फ्लो हो कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ क्रिएट हो। तो अंदर की ओर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने के लिए जब हम लोग राइट हैंड कर्ल रूल से निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी, करंट इस डायरेक्शन में आएगी, तो ये करंट जब इस डायरेक्शन में आएगी तो ये लूप जो अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इससे जो ऊपर की साइड मैग्नेटिक फील्ड बनी थी वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ABC व्हेन करंट इज इंक्रीज, तो ये हो जाएगा अलोंग ABC इफ I इंक्रीज। ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 उसमें कह रहा है कि AC वोल्टेज V इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा t इज अप्लाइड to series combination of resistor R and X element. The instantaneous current in the circuit is I is equal to I naught sin omega t plus pi by 4. Then which of the following is correct? अच्छा, इसमें फेस की बात करी जा रही, तो देखिए क्या है कि R लगाया गया है एक एलिमेंट, ये R हो गया, और यहाँ पे एक एलिमेंट X लगा होगा। ठीक है, एक X एलिमेंट लगा हुआ है, तो
इसमें जो करंट का फेस है वो वोल्टेज के फेस से π/4 आगे हो गया है। तो आगे जो ये करंट होता है वो कब होता है, जब इसमें सर्किट में कैपेसिटर लगा होता है। हम लोग जानते हैं ना कि जैसे रजिस्टर लगा है तो ये हो जाएगी करंट का भी फेस और वोल्टेज का फेस। अगर कैपेसिटर लग जाएगा तो वोल्टेज का फेस हो जाएगा 90 डिग्री पीछे, अगर इंडक्टर लग जाएगा तो वोल्टेज का फेस हो जाएगा 90 डिग्री आगे। ठीक, ये VC हो गया कैपेसिटर के लिए, VL हो गया इंडक्टर के लिए। तो इसका जो फेज़ है वोल्टेज का, जो नेट वोल्टेज का फेस है वो ω t है, करंट का π/4 है, आगे हो गया है। तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पे कैपेसिटर लगा होगा तो वोल्टेज कुछ पीछे हो गया होगा, नेट वोल्टेज है ना। तो ये हो गया होगा सीन। अच्छा, फेज है कितना, tan phi = है π/4। ठीक है, और tan phi बराबर होता है π/4, मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से अगर XC लगा होगा इसमें तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा I × XC, यहाँ पे हो जाएगा I × R। तो हम लोग डिवाइड कर देंगे इसको, तो यहाँ पे जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा I कैंसिल, XC/R मिला। tan π/4 की वैल्यू होती है 1, है ना। तो यहाँ से 1 = XC/R सिंपली। ठीक है, तो XC = R हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हमें फेस के थ्रू कैलकुलेशन करना ही पड़ता, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन जा रहे थे, एक ये ऑप्शन जा रहे थे, एक ये ऑप्शन जा रहे थे। तो हमें अगर XC और R में रिलेशन निकालना है तो हम लोग को tan phi का फॉर्मूला लगाना ही पड़ता। क्वेश्चन नंबर 11, अ प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज R, देन द रेडियस ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट विल बी R/2। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उसमें कह रहे हैं कि अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएट विद द प्रोटॉन टू दैट ऑफ द अल्फा पार्टिकल। हम लोग जानते हैं होता है P = √2mk, है ना। तो यहाँ से हम लोग अगर P1/P2 निकालेंगे और काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो सिंपली मिलेगा √m1/m2। ठीक है, m1 हो गया प्रोटॉन, m2 हो गया अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ से प्रोटॉन का मास m, तो अल्फा पार्टिकल का मास 4m, तो यहाँ से जाएगा m/4m। तो यहाँ से मिला √1/4 = 1/2। P1 और P2 = मिला 1/2, है ना। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, रेशियो, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है ना। तो रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है λ = h/p, है ना। तो यहाँ से λ1/λ2 जब करेंगे तो मिलेगा P2/P1, और P1/P2 है 1/2, तो यहाँ हो जाएगा P2/P1 = 2। तो λ1/λ2 = आया 2, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कह रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम इज, ये तो टर्म आपको रटा होना चाहिए, ये हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने आपको कई बार बताया था n = 1 के लिए हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n = 2 के लिए कितना हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए तो आएगा -3.4। ठीक, n = 3 के लिए 1.51 याद कर लीजिए माइनस का, n = 4 के लिए 0.85 याद कर लीजिए। n = 4 के लिए जो एनर्जी ऑफ लेवल जो होगा वहाँ पे जो उसकी एनर्जी होगी वो होगी n = 4 के लिए ना, n = 4 के लिए 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का। ठीक है, और n = 5 के लिए याद कर लीजिए, n = 5 के लिए हो जाएगी एनर्जी E = माइनस का 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आपको इतना तो याद होना ही चाहिए, अगर याद होगा तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, नहीं याद है तो आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा -3.4। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं कि द डिफरेंस इन मास ऑफ X न्यूक्लियस एंड टोटल मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स न्यूक्लियस इज 21.0 यूनिट। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ दिस न्यूक्लियस इज इक्वल टू द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ, तो यहाँ पे पहले ही मास डिफरेंस दे दिया है 21। ठीक है, तो अगर हम लोग बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी BE = हो जाएगी, सिंपली 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5 से, तो हम लोग को मिल जाएगी टोटल बाइंडिंग एनर्जी। अब ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो भी मिल गई, हम लोग को निकालना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है। तो इसमें 7 न्यूक्लियन टोटल गिवन है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, अब जब उसको मास में कन्वर्ट करेंगे तो वापस से ही जैसे हम लोग यहाँ 21 था, 21 को सिंपली 7 से डिवाइड कर दो तो आया 3 यूनिट ना। तो ये जो एनर्जी आई ये 3 यूनिट मास के बराबर आएगी। तो इसमें यूनिट AMU के टर्म में पूछ रहे हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 3U। तो सिंपली जो मास डिफेक्ट गिवन था उसको टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर दीजिए तो मिलेगा 3। तो ये AMU में मिल जाएगी बाइंडिंग एनर्जी आपको। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कह रहा है कि द थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर PN जंक्शन डायोड यूज्ड इन सर्किट इज 0.7 वोल्ट। ठीक है, ये मतलब ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो गिवन है 0.7 वोल्ट, ये होगा समझो इनका बैंड गैप, ये जर्मेनियम एटम के लिए होता है। ठीक है, 0.7। ठीक, उसके बाद आगे बात कर रहे हैं कि
द टाइप ऑफ बाइसिंग एंड करंट इन द सर्किट आर। देखिए 0.7 तो मिनिमम वोल्ट, यहाँ पे बैटरी लगानी ही पड़ेगी इसको ऑन करने के लिए। 0.7 से थोड़ी सी बड़ी होगी तो करंट फ्लो हो जाएगी। अब इसमें जो बैटरी लगाई है वो 0.5 वोल्ट की लगाई गई है, ठीक है। और ये जो पी टाइप टर्मिनल होगा ये एन टाइप हो गया। पी को मिला हुआ है पॉजिटिव और एन को मिला हुआ है नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग तो हो गई, लेकिन करंट कोई नहीं फ्लो होगी। करंट तभी फ्लो होगी जब 0.7 वोल्ट से बड़ी बैटरी लगेगी इसमें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 में असर्शन है, व्हेन 3 इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ पावर 200 watts, 100 watt and 50 watt are connected in series to a source, the power consumed by the 50 watt bulb is maximum। अच्छा देखिए, रेजिस्टेंस पावर इजगल टू होता है, पावर इजगल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब एक बल्ब जो होगा जिस पे लिखा होगा 50 वाट, अगर उसका हम लोग को निकालना है रेजिस्टेंस तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, आर इजगल टू वी स्क्वायर बाई पी, ठीक है। ये 50 वाट का जो बल्ब है उसमें उसका जो भी रेजिस्टेंस होगा वो मैन्युफैक्चर ने पहले से डिसाइड कर रखा है कितना होगा, फिक्स होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो बल्ब यूज़ होना है 220 वोल्टेज के साथ, ठीक। उसकी पावर पहले फिक्स कर दी गई 50 वाट, तो ये इससे हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो जिसकी पावर कम है उसका रेजिस्टेंस हाई होगा। तो जो 50 वाट बल्ब है सीरीज में लगा उसका रेजिस्टेंस तो हाई है और सीरीज में करंट सेम होती है। तो जब हम लोग पावर कंज्यूम देखेंगे, अब जब ये तीनों बल्ब जल रहे होंगे तो देखेंगे कौन कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, तो सीरीज में तो करंट सेम हो जाएगी। तो आई स्क्वायर आर वाले फॉर्मूले से लगाएंगे हम लोग पावर, तो जिस बल्ब का रेजिस्टेंस हाई है उसकी पावर कंज्यूम ज़्यादा होगी। तो 50 वाट वाला जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई निकल के आ रहा है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे पावर कम है तो रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा तो उसकी जो पावर होगी वो कंज्यूम ज़्यादा करेगा पावर जब वो यूज़ होंगे इन तीनों 200 वाट और 100 वाट के साथ, ठीक है। तो इसका जो रीजन में जो गिवन है, रीजन में लिखा है कि इन सीरीज सर्किट in series circuit current is the same through each bulb but the potential difference across each bulb is different। तो इसमें A भी ट्रू है और R भी ट्रू है and R is the correct explanation of A। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि a current carrying square loop made of wire of length L is placed in magnetic field, it experience a torque which is greater than the torque of circular loop made of the same wire carrying the same current in the same magnetic field। ठीक है, तो ये गलत हो गया। जो सर्कुलर लूप होगा उसका टॉर्क हमेशा ज़्यादा ही होगा स्क्वायर लूप से। रीजन में जो लिखा है, रीजन में लिखा है कि स्क्वायर लूप ऑक्यूपाई मोर एरिया, ये भी गलत। स्क्वायर लूप नहीं मोर एरिया, सर्कुलर जो लूप होगा वो मोर एरिया ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो ये मोर एरिया देन आर सर्कुलर लूप बोथ मेड ऑफ वायर ऑफ द सेम लेंथ, तो ये गलत हो जाएगा, रीजन हो जाएगा गलत। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर, हाँ एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, देन द नंबर डेंसिटी ऑफ होल बट द क्रिस्टल मेंटेन एंड ओवरऑल चार्ज न्यूट्रलिटी, ठीक है। तो ओवरऑल क्रिस्टल जो होता है वो तो न्यूट्रल होता है, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ होल कम होते हैं इन एन टाइप, और पी टाइप में नंबर ऑफ होल ज़्यादा हो जाते हैं। तो असर्शन तो करेक्ट है। रीजन में लिखा है कि द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय डोनर एटम इज जस्ट इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ आयनाइज्ड डोनर, ये भी सही है। तो ए एंड आर आर राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब देखते हैं इस सीरीज का आखिरी सेट और इस लेक्चर का भी आखिरी सेट, जो कि है 5, 5, 5 एंड 3 फिजिक्स का सेक्शन ए का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग, जिसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर प्लेस एट एन एंगल 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, इफ द डाइपोल एक्सपीरियंस अ टॉर्क 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर, देन वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो हम लोग जानते हैं टॉर्क बराबर होता है पी साइन थीटा, पी साइन 30 डिग्री कर देंगे, टॉर्क कितना है 8 है × 10⁻³ पी निकालना है, ई कितना है, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि है 2 × 10⁵ और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ से हम लोग को जो डाइपोल मोमेंट मिला वो मिला ये 10⁻³ है, ठीक है। तो मिला 8 × 10⁻⁸, ठीक। डाइपोल मोमेंट तो मिल चुका है जो कि है 8 × 10⁻⁸, और डाइपोल मोमेंट बराबर होता है चार्ज इंटू बीच की डिस्टेंस। तो चार्ज कितना है वो हम लोग को निकालना है, बीच की डिस्टेंस ले लिया है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ कर देंगे 10⁻²। तो यहाँ से चार्ज हम लोग को मिल गया 4 × 10⁻⁶ कूलाम, जबकि हम लोग लिख सकते हैं इसको 4 माइक्रो कूलाम। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद स्पीड v, इट डिस्क्राइब अ सेमी सर्कुलर पाथ एंड कम आउट ऑफ द फील्ड, द फाइनल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब कोई इलेक्ट्रॉन v स्पीड से किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो जो मैग्नेटिक फोर्स उस पर लगता है वो उसकी डायरेक्शन को सिर्फ टर्न करने का काम करता है, ठीक है। वो उसकी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकता है। तो स्पीड जो हो जाएगी फाइनल वो v ही होगी।
तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 उसमें कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइन नियर अ सब्सटेंस आर सोन इन द फिगर, द सब्सटेंस इज। देखिए ये जो सब्सटेंस रखा गया इससे मैग्नेटिक फील्ड रिपेल होने लगी ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जब रिपेल हो रही होती है इसका मतलब वो सब्सटेंस है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, इसका डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। बता दे रहे हैं आपको, जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो होती है निगेटिव, ठीक है। पैरामैग्नेटिक जो होते हैं, जो पैरामैग्नेटिक होते हैं उनकी होती है पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है म्यू आर, वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए 1 से स्लाइटली बड़ी होती है, और जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनकी जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है वो 1 से छोटी होती है थोड़ी, और जो फेरो होते हैं उनकी 1 से काफ़ी बड़ी होती है रिलेटिव परमिबिलिटी, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कह रहे हैं कि आई वर्सेस टी, करंट वर्सेस टाइम का 4 ग्राफ गिवन है 4 डिवाइस के लिए पी क्यू आर एस, ठीक है। तो इसमें से कौन सी करंट अल्टरनेटिव है, तो हम लोग देख रहे हैं जो ये एस वाला कर्व है ये समय के साथ क्या हो रहा है, समय के साथ इसमें इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो जो एस वाली डिवाइस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द डिवाइस इन विच एन अल्टरनेटिंग करंट फ्लो इज, वो हो जाएगा आंसर एस, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड इन रडार सिस्टम, वो होती है माइक्रोवेव, ठीक है। अच्छा, सेलुलर कम्युनिकेशन मतलब टेलीफोन कम्युनिकेशन में रेडियो वेव यूज़ होती हैं, और रडार कम्युनिकेशन में माइक्रोवेव यूज़ होती हैं। अच्छा, इनका आंसर पूछा जाएगा कि क्यों माइक्रोवेव यूज़ होती हैं, क्योंकि जो माइक्रोवेव्स होती हैं आर शॉर्टर वेवलेंथ देन द रेडियो वेव्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इन YDSE मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी बीटा। बीटा होता क्या है, बीटा होता है लैम्डा डी बाई डी। डी होता है स्क्रीन एंड सोर्स के बीच की डिस्टेंस, और ये स्मॉल डी होता है वो स्लिट, दो स्लिट होती है उनके बीच की डिस्टेंस होता है, ठीक है। कह रहे हैं इफ एंटायर ऑपरेटस इज इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू देन न्यू फ्रिंज विड्थ विल बी। तो जैसे ही एंटायर सेटअप पानी में या जिस भी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है उसमें डुबोया जाएगा, तो जो वेवलेंथ होगी वो चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी न्यू वेवलेंथ लैम्डा डैश इज इक्वल टू हो जाएगी लैम्डा बाई म्यू, है ना। तो जो वोल फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंपली बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा बाई म्यू, है ना। ये हो जाएगा, यानी कि जो फ्रिंज होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, यानी कि फ्रिंज विड्थ डिक्रीज बाय फैक्टर म्यू, यानी कि बीटा बाय म्यू। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, फोटोन ऑफ एनर्जी 3.2 इंसिडेंट हुआ मेटल सरफेस पे, ठीक है। इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल फाउंड टू बी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल को ई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, ठीक। तो ये हमें मिल गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं द वर्क फंक्शन फॉर द सरफेस इज, तो वर्क फंक्शन निकालना है हमें। वर्क फंक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी एनर्जी इंसिडेंट हुई है HF उससे माइनस कर देंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, हम लोग को वर्क फंक्शन मिल जाएगा। तो एनर्जी इंसिडेंट हुई 3.2 माइनस कर देंगे 1.5, तो हम लोग को मिल जाएगा 1.7। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ न्यूक्लियर फोर्स। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो बोल रहे हैं कि दे आर स्ट्रॉन्गर फोर्स देन द कूलम फोर्स। पहला कह रहा है दे आर स्ट्रॉन्गर फोर्स देन द कूलम फोर्स, ये जो ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है, ठीक है। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि ये स्टेटमेंट सही है। इसमें बोले कि नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू वाले पे हमें ये फोकस करना है। दूसरा जो कह रहे हैं कि दे हैव अबाउट द सेम मैग्नीट्यूड फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ न्यूक्लियस, ये गलत हो गया, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट वाइज ये रॉन्ग है, ठीक है। और इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं चुनना है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो पेयर वाइज चेंज होते रहते हैं, और इसमें बोला है कि दे हैव सेम मैग्नीट्यूड फॉर डिफरेंट पेयर, जो कि गलत बात हो गई ना, ठीक है। अच्छा, अदर ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। जो दो ऑप्शन और बचे उसमें कह रहे हैं कि दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, सही बात। उसके बाद कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर न्यूक्लियर फोर्स। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो कह रहा है कि दे आर स्ट्रॉन्गर देन द कूलम फोर्स, ये तो सही स्टेटमेंट है। जो ऑप्शन बी है उसमें कह रहा है दे हैव अबाउट द सेम मैग्नीट्यूड फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, हाँ लगभग सेम मैग्नीट्यूड होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। जो ऑप्शन सी है उसमें कह रहा है कि दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये बात गलत हो गई।
ठीक है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं। तो ये जो इसमें कह रहे हैं नॉट ट्रू ढूंढना था, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा, ऑप्शन डी भी देख लेते हैं क्या लिखा है। ऑप्शन डी में कह रहा है कि दे सैचुरेट एज द सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लियस इंक्रीज। ठीक है, हाँ, जैसे जैसे ये दो न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इंक्रीज होती रहती है, तो दे सैचुरेट एज, मतलब इनकी सैचुरेशन प्रॉपर्टियाँ रहती है। और डिक्रीज होती है जब बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस रहती है, तब भी इनमें सैचुरेशन प्रॉपर्टी आ रहती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन लूप ABC इज। अच्छा, ये लूप ABC गिवन है, इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बतानी है। अच्छा, ऐसे X टू Y करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो जब राइट हैंड रूल से हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो वाई ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ऊपर की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, मतलब ये करंट अगर बढ़ती है, तो इसमें इस लूप में कुछ इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी कि ये जो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है वो ना हो, वो डिक्रीज हो जाए। इसके लिए से लूप में करंट इस तरह से फ्लो हो कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ क्रिएट हो। तो अंदर की ओर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने के लिए जब हम लोग राइट हैंड कर्ल रूल से निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी, करंट इस डायरेक्शन में आएगी। तो ये करंट जब इस डायरेक्शन में आएगी तो ये लूप जो अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इससे जो ऊपर की साइड मैग्नेटिक फील्ड बनी थी वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ABC व्हेन करंट इज इंक्रीज। तो ये हो जाएगा अलोंग ABC इफ I इंक्रीज। ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 उसमें कह रहा है कि AC वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड to series combination of resistor R and X element. The instantaneous current in the circuit is I is equal to I naught sin omega t plus pi by 4. Then which of the following is correct? अच्छा, इसमें फेस की बात करी जा रही, तो देखिए क्या है कि R लगाया गया है एक एलिमेंट, ये R हो गया, और यहाँ पे एक एलिमेंट X लगा होगा। ठीक है, एक X एलिमेंट लगा हुआ है। तो इसमें जो करंट का फेस है वो वोल्टेज के फेस से पाई बाई 4 आगे हो गया है। तो आगे जो ये करंट होता है वो कब होता है, जब इसमें सर्किट में कैपेसिटर लगा होता है। हम लोग जानते हैं ना कि जैसे रजिस्टर लगा है तो ये हो जाएगी करंट का भी फेस और वोल्टेज का फेस। अगर कैपेसिटर लग जाएगा तो वोल्टेज का फेस हो जाएगा 90 डिग्री पीछे, अगर इंडक्टर लग जाएगा तो वोल्टेज का फेस हो जाएगा 90 डिग्री आगे। ठीक, ये VC हो गया कैपेसिटर के लिए, VL हो गया इंडक्टर के लिए। तो इसका जो फेस है वोल्टेज का, जो नेट वोल्टेज का फेस है वो ओमेगा टी है, करंट का पाई बाई 4 है, आगे हो गया है। तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पे कैपेसिटर लगा होगा तो वोल्टेज कुछ पीछे हो गया होगा, नेट वोल्टेज है ना। तो ये हो गया होगा सीन। अच्छा, फेस है कितना, 10 फाई इक्वल टू है पाई बाई 4। ठीक है, और 10 फाई बराबर होता है पाई बाई 4, मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से अगर XC लगा होगा इसमें तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा I इंटू XC, यहाँ पे हो जाएगा I इंटू R। तो हम लोग डिवाइड कर देंगे इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा I XC बाई I कैंसिल, XC बाई R मिला। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, है ना। तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू XC बाई R सिंपली। ठीक है, तो XC बराबर R हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हमें फेस के थ्रू कैलकुलेशन करना ही पड़ता है, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन जा रहे थे, एक ये ऑप्शन जा रहे थे, एक ये ऑप्शन जा रहे थे। तो हमें अगर XC और R में रिलेशन निकालना है तो हम लोग को tan फाई का फॉर्मूला लगाना ही पड़ता। क्वेश्चन नंबर 11, अ प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज R, देन द रेडियस ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट विल बी R/2। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 उसमें कहना है कि अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएट विद द प्रोटॉन टू दैट ऑफ द अल्फा पार्टिकल। हम लोग जानते हैं होता है P इक्वल टू √2mk, है ना। तो यहाँ से हम लोग अगर P1 बाई P2 निकालेंगे और काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो सिंपली मिलेगा √m1 बाई m2। ठीक है, m1 हो गया प्रोटॉन, m2 हो गया अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ से प्रोटॉन का मास m, तो अल्फा पार्टिकल का मास 4m, तो यहाँ से जाएगा m/4m। तो यहाँ से मिला √1/4 इज इक्वल टू 1/2। P1 और बाई P2 इज इक्वल टू मिला 1/2, है ना। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है ना। तो रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/p, है ना। तो यहाँ से λ1/λ2 जब करेंगे तो मिलेगा P2/P1, अब P1/P2 है 1/2, तो यहाँ हो जाएगा P2/P1 इज इक्वल टू 2। तो λ1/λ2 इज इक्वल टू आया 2, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कह रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम इज, ये तो टर्म आपको रटा होना चाहिए, ये हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने आपको कई बार बताया था n बराबर 1 के लिए हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n बराबर 2 के लिए कितना हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए तो आएगा माइनस का 3.4। ठीक, n बराबर 3 के लिए 1.51 याद कर लीजिए माइनस का, n बराबर 4 के लिए 0.85 याद कर लीजिए, n बराबर 4 के लिए जो एनर्जी ऑफ लेवल जो होगा वहाँ पे जो उसकी एनर्जी होगी वो होगी
n बराबर 4 के लिए ना, n बराबर 4 के लिए लगेगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का, ठीक है। और n बराबर 5 के लिए याद कर लीजिए, n बराबर 5 के लिए हो जाएगी एनर्जी E माइनस का 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आपको इतना तो याद होना ही चाहिए, अगर याद होगा तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, नहीं याद है तो आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा -3.4। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं कि द डिफरेंस इन मास ऑफ एक्स न्यूक्लियस एंड टोटल मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स न्यूक्लियस इज 21.0 यूनिट। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ दिस न्यूक्लियस इज इक्वल टू द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ। तो यहाँ पे पहले ही मास डिफरेंस दे दिया है 21, ठीक है। तो अगर हम लोग बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी बी ई इज हो जाएगी, सिंपली 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5 से, तो हम लोग को मिल जाएगी टोटल बाइंडिंग एनर्जी। अब ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो भी मिल गई, हम लोग को निकालना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है। तो इसमें 7 न्यूक्लियन टोटल गिवन है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। अब जब उसको मास में कन्वर्ट करेंगे तो वापस से ही जैसे हम लोग यहाँ 21 था, 21 को सिंपली 7 से डिवाइड कर दो तो आया 3 यूनिट ना, तो ये जो एनर्जी आई ये 3 यूनिट मास के बराबर आएगी। तो इसमें यूनिट AMU के टर्म में पूछ रहे हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 3U। तो सिंपली जो मास डिफेक्ट गिवन था उसको टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर दीजिए तो मिलेगा 3, तो ये AMU में मिल जाएगी बाइंडिंग एनर्जी आपको। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कह रहा है कि द थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर PN जंक्शन डायोड यूज्ड इन सर्किट इज 0.7 वोल्ट, ठीक है। मतलब ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो गिवन है 0.7 वोल्ट, ये होगा समझो इनका बैंड गैप, ये जर्मेनियम एटम के लिए होता है, ठीक है, 0.7, ठीक। उसके बाद आगे बात कर रहे हैं कि द टाइप ऑफ बाइसिंग एंड करंट इन द सर्किट आर। देखिए 0.7 तो मिनिमम वोल्ट, यहाँ पे बैटरी लगानी ही पड़ेगी इसको ऑन करने के लिए, 0.7 से थोड़ी सी बड़ी होगी तो करंट फ्लो हो जाएगी। अब इसमें जो बैटरी लगाई है वो 0.5 वोल्ट की लगाई गई है, ठीक है। और ये जो पी टाइप टर्मिनल होगा ये N टाइप हो गया, पी को मिला हुआ है पॉजिटिव और N को मिला हुआ है निगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग तो हो गई, लेकिन करंट कोई नहीं फ्लो होगी। करंट तभी फ्लो होगी जब 0.7 वोल्ट से बड़ी बैटरी लगेगी इसमें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 में असर्शन है व्हेन 3 इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ पावर 200 watts, 100 watt and 50 watt are connected in series to a source, the power consumed by the 50 watt bulb is maximum। अच्छा देखिए, रेजिस्टेंस पावर इज इक्वल टू होता है, पावर इज इक्वल टू V²/R, ठीक है। अब एक बल्ब जो होगा जिस पे लिखा होगा 50 वाट, अगर उसका हम लोग को निकालना है रेजिस्टेंस तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, R इज इक्वल टू V²/P, ठीक है। ये 50 वाट का जो बल्ब है उसमें उसका जो भी रेजिस्टेंस होगा वो मैन्युफैक्चर ने पहले से डिसाइड कर रखा है कितना होगा, फिक्स होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो बल्ब यूज़ होना है 220 वोल्टेज के साथ, ठीक। उसकी पावर पहले फिक्स कर दी गई 50 वाट, तो ये इससे हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो जिसकी पावर कम है उसका रेजिस्टेंस हाई होगा, तो जो 50 वाट बल्ब है सीरीज में लगा उसका रेजिस्टेंस तो हाई है और सीरीज में करंट सेम होती है। तो जब हम लोग पावर कंज्यूम देखेंगे, अब जब ये तीनों बल्ब जल रहे होंगे तो देखेंगे कौन कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, तो सीरीज में तो करंट सेम हो जाएगी, तो I²R वाले फॉर्मूले से लगाएंगे हम लोग पावर, तो जिस बल्ब का रेजिस्टेंस हाई है उसकी पावर कंज्यूम ज़्यादा होगी। तो 50 वाट वाला जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई निकल के आ रहा है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे पावर कम है तो रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा तो उसकी जो पावर होगी वो कंज्यूम ज़्यादा करेगा पावर जब वो यूज़ होंगे इन तीनों 200 वाट और 100 वाट के साथ, ठीक है। तो इसका जो रीजन में जो गिवन है, रीजन में लिखा है कि इन सीरीज सर्किट in series circuit current is the same through each bulb but the potential difference across each bulb is different। तो इसमें A भी ट्रू है और R भी ट्रू है and R is the correct explanation of A। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि a current carrying square loop made of wire of length L is placed in magnetic field, it experience a torque which is greater than the torque of circular loop made of the same wire carrying the same current in the same magnetic field, ठीक है। तो ये गलत हो गया, जो सर्कुलर लूप होगा उसका टॉर्क हमेशा ज़्यादा ही होगा स्क्वायर लूप से। रीजन में जो लिखा है, रीजन में लिखा है कि स्क्वायर लूप ऑक्यूपाई मोर एरिया, ये भी गलत, स्क्वायर लूप नहीं मोर एरिया, सर्कुलर जो लूप होगा वो मोर एरिया को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो ये मोर एरिया देन अ सर्कुलर लूप बोथ मेड ऑफ वायर ऑफ द सेम लेंथ, तो ये गलत हो जाएगा, रीजन हो जाएगा गलत। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर, हाँ एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, देन द नंबर डेंसिटी ऑफ होल बट द क्रिस्टल मेंटेन एंड ओवरऑल चार्ज न्यूट्रलिटी, ठीक है। तो ओवरऑल क्रिस्टल जो होता है वो तो न्यूट्रल होता है, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ होल कम होते हैं इन एन टाइप, और पी टाइप में नंबर ऑफ होल ज़्यादा हो जाते हैं, तो असर्शन तो करेक्ट है। रीजन में लिखा है कि द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय डोनर एटम इज जस्ट इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ आयनाइज्ड डोनर, ये भी सही है। तो ए एंड आर आर राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब देखते हैं इस सीरीज का आखिरी सेट और इस लेक्चर का भी आखिरी सेट जो कि है 5, 5,
5 एंड 3। फिजिक्स का सेक्शन ए का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग, जिसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर प्लेस एट एन एंगल 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। इफ द डाइपोल एक्सपीरियंस अ टॉर्क 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर, देन वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो हम लोग जानते हैं टॉर्क बराबर होता है पी साइन थीटा। पी साइन 30 डिग्री कर देंगे, टॉर्क कितना है 8 है, इंटू 10⁻³ पी निकालना है, ई कितना है, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि है 2 × 10⁵ और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ से हम लोग को जो डाइपोल मोमेंट मिला वो मिला ये 10⁻³ है, ठीक है। तो मिला 8 × 10⁻⁸, ठीक। डाइपोल मोमेंट तो मिल चुका है जो कि है 8 × 10⁻⁸, और डाइपोल मोमेंट बराबर होता है चार्ज इंटू बीच की डिस्टेंस। तो चार्ज कितना है वो हम लोग को निकालना है, बीच की डिस्टेंस ले लिया है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ कर देंगे 10⁻²। तो यहाँ से चार्ज हम लोग को मिल गया 4 × 10⁻⁶ कूलाम, जबकि हम लोग लिख सकते हैं इसको 4 माइक्रो कूलाम। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट मॉडिफाई एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एज सोन इन द फिगर, ठीक है। तो इसमें ये जो मटेरियल है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कौन करते हैं, रिपेल करते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, जिनकी ससेप्टिबिलिटी निगेटिव होती है, ध्यान रखिएगा, और रिलेटिव परमिएबिलिटी वो 1 से छोटी होती है, ठीक। तो इसमें कौन हो जाएंगे ऐसे मटेरियल, वो सिलिकॉन, कॉपर, ये सब डायामैग्नेटिक हैं, तो ये कर सकते हैं। निकिल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये नहीं कर सकता, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जिस भी मॉलिक्यूल या एटम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा रह जाता है वो बन जाता है पैरामैग्नेटिक या फिर फेरोमैग्नेटिक, और जिसमें कंप्लीटली फिल होते हैं, मतलब पेयर इलेक्ट्रॉन के बन जाते हैं, वो बन जाते हैं मटेरियल डायामैग्नेटिक। जैसे सोडियम क्लोराइड में भी जो क्या कहते हैं सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, इसलिए ये होता है डायामैग्नेटिक। इसी तरह सिलिकॉन और कॉपर में भी यही होता है, इसलिए इनको डायामैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, ठीक। ऑप्शन इसमें हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है कि स्क्वायर शेप्ड कॉइल ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर हैविंग 100 टर्न इज प्लेस्ड इन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इन which is increasing at 1 Tesla per second. The induced EMF in the coil. Induced EMF in the coil पूछ रहा है, तो induced EMF क्या होता है, वो हो जाता है E = माइनस का d∅/dt, है ना। तो माइनस का d∅/dt अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हो जाएगा d∅/dt। फाई को हम लोग लिख सकते हैं B × A, है ना, तो हम लोग लिख देंगे B × A, ठीक है। एरिया कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो एरिया हो जाएगा πr। अच्छा, ये स्क्वायर शेप्ड की है तो 10 × 10 हो जाएगा, तो 10 × 10 क्योंकि 10 साइड है ना, ठीक है। और dB/dt मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि 1 गिवन है ना। तो यहाँ पे सिंपली जब इसको सॉल्व करेंगे तो सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 100 अपॉन में, और यहाँ पे अपॉन में 100 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग को मिलेगा 1 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न भी 100 गिवन है, तो यहाँ पे n से भी मल्टीप्लाई करेंगे, n = 100 हो जाएगा, तो मिलेगा 1 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ द लीस्ट वेवलेंथ, ठीक है। लीस्ट वेवलेंथ का मतलब हाईएस्ट एनर्जी, और हाईएस्ट एनर्जी होती है वो होती है गामा रे की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग। अच्छा, तो इसमें गिवन है एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज एंड फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ तो हम लोग जानते हैं β = होती है d⁻⁴, ठीक। और जो ये हम लोग लिखते हैं ना YN, मतलब पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज होती है ND⁻D, है ना। तो ये जो इसमें हम लोग यहाँ पे ये लिखते हैं YN/D। अगर पहली फ्रिंज की बात करेंगे तो n = 1 हो जाएगा, YN/D, इसका लिखा आता है λ/D, ठीक है। इसको बोलते हैं एंगुलर सेपरेशन, ठीक है। एंगुलर सेपरेशन बोलते हैं, यानी कि λ/D। तो जब इसमें स्क्रीन को मूव करेंगे दूर, ठीक है, स्क्रीन मूव्ड अवे, यानी कि स्क्रीन मूव्ड अवे में क्या होगा, डी जो है चेंज हो रहा है, यानी कि बीटा जो होगा मतलब फ्रिंज विड्थ ये तो इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन एंगुलर सेपरेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंगुलर सेपरेशन बराबर होता है λ/D। ये होता है इसका मेन फॉर्मूला λ/D। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें लिखा है कि फर्स्ट रिमेन कॉन्स्टेंट बट फ्रिंज विड्थ इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ECV आर रिप्रेजेंटेड द एनर्जी, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इट्स वेवलेंथ। जब फोटोन की एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी बराबर होता है P × C, तो एनर्जी बराबर P × C रख दीजिए। इस फॉर्मूले में अगर रख देते हैं एनर्जी बराबर P × C, तो ये कैंसिल हो गया और हम मिला H/P, जिसको बोलते हैं वेवलेंथ। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ टू न्यूक्लियर हैविंग मास नंबर 64 एंड 25 125। तो मास जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है, कांस्टेंट होती है, जो कि होती है 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट होती है, यानी कि रेशियो किसी का भी निकालो 1 ही मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू जंप द फॉरबिडन बैंड इन सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर इज अबाउट, मतलब सिंपली बैंड गैप की बात कर रहा है। ठीक है, जो ये इनका कंडक्शन बैंड होता है और ये इनका वैलेंस बैंड होता है, इनके बीच की जो गैप होता है उसे बोलते हैं फॉरबिडन बैंड। तो ये बोल रहा है कि फॉरबिडन बैंड जो है उसकी एनर्जी कितनी है, वो होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन एटम, और जर्मेनियम एटम के लिए जो एनर्जी होती है वो होती है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको ये डेटा याद रखना पड़ेगा अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना है तो। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि द डायग्राम शो 4 एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। आइडेंटिफाई करना है हमें फोटोन जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगी। ठीक है, तो ट्रांजिशन देख रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और ये वाला ट्रांजिशन है जो कि 3 से 1 में हो रहा है, ये हाईएस्ट एनर्जी का फोटोन देगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पार्टिकल मोमेंटम विद एसोसिएट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू होता है h अपॉन p, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, यानी कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। तो इसमें ऐसा ग्राफ होगा इन दोनों के बीच में लगभग, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें कह रहा है कि द कैपेसिटर ईच ऑफ 4 माइक्रोफैरड आर टू बी कनेक्टेड इन सच अ वे दैट इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 6 माइक्रोफैरड। दिस कैन बी अचीव्ड बाय कनेक्टिंग ऑल 3 इन पैरेलल। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में ये बात नहीं गिवन है कितने कैपेसिटर हैं। ठीक है, 3 हैं, ये ऑप्शन से पता लग रहा है। तो पहला ऑप्शन है ऑल 3 आर इन पैरेलल। अगर चारों 3 कैपेसिटर को पैरेलल कनेक्ट कर देंगे इस तरह से ना, तो जो इफेक्टिव हो जाएगा वो हो जाएगा सिंपली 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 4 4 12 माइक्रोफैरड, जो कि गलत, ये नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन गलत। ऑल 3 इन सीरीज में हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो ये भी गलत। ठीक है, सीरीज में बेसिकली ये इस तरह से होता है 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 + 1/c2 डॉट डॉट डॉट, तभी मैंने 4/3 कर दिया। ठीक, फिर कह रहे हैं 2 ऑफ देम कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, 2 को अगर सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो उन दोनों सीरीज का हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड, और उसके बाद एक जो बच रहा है वो कह रहे हैं पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, तो इसी के पैरेलल में 4 माइक्रोफैरड का जब लगा देंगे तो सिंपली जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, 4 2 6, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन एन एसी सर्किट इज। इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है ओमेगा इंटू एल। अच्छा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है 1/ω/c। तो यहाँ पे हम लोग जब 1/ω/c करेंगे इस तरह से मिलेगा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो XL/XC इज इक्वल टू मिल जाएगा ω² LC। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें कह रहा है कि इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट थर्ड ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन at a point on the screen with light of 700 nanometer. What should be the wavelength of the light source in order to obtain the fifth bright fringe at the same point? मतलब जिस पॉइंट पर ये थर्ड बन रही थी पहले, उसी पॉइंट पर इस बार फिफ्थ बननी चाहिए, ऐसी कौन सी वेवलेंथ यूज़ करी जाए। तो हम लोग जानते हैं, जैसे सपोज करिए यहाँ पर सेंट्रल से यहाँ पर बन रही है थर्ड। ठीक, यहाँ पे थर्ड बन रही है, तो यहाँ पे जो ये क्या कहते हैं, ये पोजीशन जो होगी nth ब्राइट फ्रिंज की YN का फॉर्मूला हो जाएगा 3d λ/d। हम लोग जानते हैं ना YN का फॉर्मूला क्या होता है nth ब्राइट का, ND λ/d होता है। तो थर्ड की बात करें तो 3d λ/d हो गया। तो अब क्वेश्चन में कह रहे हैं ये जो 3d λ/d जहाँ बन रहा है, यहाँ पर बननी चाहिए फिफ्थ फ्रिंज। ठीक है, फिफ्थ d λ-d। इस बार वेवलेंथ कौन सी यूज़ करें कि यहाँ पे ये फिफ्थ ब्राइट बन जाए, तो ये कंडीशन कह रहा था। ठीक है, तो यहाँ से d कटा, ये d कटा, तो हम लोग को मिला 3 λ = 5 λ'। तो यहाँ से λ' = हो जाएगा 3 λ कितना है 700, तो ये जाएगा 700 नैनोमीटर अपॉन में 5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 420 नैनोमीटर। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू n²। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है Rn, रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.53 n²। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 16 है असर्शन और रीजन का क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है असर्शन में कि द रेजिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। सही बात। और रीजन में बोला गया
द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल इंक्रीज इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद राइज इन टेम्परेचर, ये भी सही है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि द गिवन फिगर डज नॉट शो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। तो देख लेते हैं। ठीक है, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए R1/R2 इजकल टू R3/R4 होना चाहिए। ठीक है, तो 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2, तो ये बैलेंस नहीं है। तो रीजन में लिखा है कि फॉर बैलेंस ब्रिज स्मॉल करंट शुड बी फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ये भी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर इस गैल्वेनोमीटर से करंट IG बराबर 0 फ्लो हो रही है, मतलब कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रही है, तभी जो है व्हीटस्टोन ब्रिज को कह सकते हैं बैलेंस है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बोला कि स्मॉल करंट शुड बी फ्लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें असर्शन जो है वो तो सही है, लेकिन रीजन गलत हो गया। ये जो सर्किट गिवन है ये अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो उसमें इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि डज नॉट शो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं असर्शन में कि द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप इज जीरो व्हेन प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सही बात, क्योंकि जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा। ठीक, अब अगर लूप का प्लेन परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, तो एरिया की डायरेक्शन भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगी, मतलब थीटा बराबर हो जाएगा 0, और थीटा बराबर 0 हो जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी कितनी, वो हो जाएगी 0। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। अच्छा, रीजन में जो लिखा है कि द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन अ लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M इन मैग्नेटिक फील्ड B इज गिवन बाय M.B, ये गलत है। ठीक है, M.B तो होता है मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, इसे बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, ये टॉर्क नहीं है, टॉर्क होता है M×B, ये होता है टॉर्क। तो इसमें जो असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और ये PDF डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, लगभग 150 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, कई क्वेश्चन रिपीटेड भी थे। इतने क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो आपके कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे और इस बात की चांसेस बढ़ जाएगी कि आप हाई स्कोरिंग मार्क्स अचीव करें इन फिजिक्स एग्जाम।